ओके क्लास। तो चलो हाँ, जो है 6:20 हो रहा है, ठीक है। तो आज पहले 10 मिनट उन लोगों ने वेस्ट किए, फिर हम लोगों ने वेस्ट किया। तो यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है, अब क्योंकि अब और टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए, तो सीधे सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। और अभी भी हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि जो पढ़ाई जो शुरू होगी वो आपकी एक्चुअली थर्ड चैप्टर से होगी, ठीक है ना। तो मेरा जो टारगेट ये था कि सेकंड और थर्ड आप दोनों ही फिनिश कर दें, ठीक है। लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमें कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी, चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें किस किस तरह के हम लोग फॉर्मेट्स या आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपके सामने देखें, यहाँ जो हेडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि पहले देखो कहानी, मतलब हम लोग आज कंप्यूटर सिस्टम में जब बात करते हैं, और अपनी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया की थी कि जो है मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मल्टी टास्किंग की बात करते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि एक टास्क को कई पार्ट में कर दो डिवाइड, छोटे छोटे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होता है कि कई लोग मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, यानी एक ही प्रोग्राम कई जो है प्रोसेसर एक साथ जो है, हम जैसे हम लोगों ने बात की थी ऑक्टा कोर और हेक्सा कोर इन सब की। तो हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कोई भी जॉब हो उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर दो। या हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता है हमें क्या पढ़ाए जाते हैं, फंक्शंस और मेथड। वहाँ पे भी क्या चीज़, ये जो हम लोग को बोलते हैं टीचर, यही तो बोलते हैं कि भाई क्या करो, एक इतना बड़ा काम है उसको छोटे छोटे मेथड में डिवाइड कर दो। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। वरना पूरा एक वॉइड मेन के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग करोगे तो खुद ही एक दिन जो है कंफ्यूज हो जाओगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हम लोग क्या सर करते हैं, वर्क को डिवाइड करके अलग अलग टीम को पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने भी प्रीवियस चैप्टर में बात की थी सर कि आवाज जो आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास हर चीज़ के लिए अलग अलग यूनिट होते हैं, सर इनपुट आउटपुट। अच्छा, मैंने कुछ लगाया नहीं क्या, लगाया तो है, हाँ बोलो बेटा। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज़ धीमे आ रही है, चलो अच्छा। लगे इससे कुछ फ़ायदा होगा, आई डोंट नो। अभी ठीक है सर। अभी ठीक हो गई है, नहीं अभी तुम पास में थे तुम्हारे, इसलिए आ रही थी। तो यहाँ पे देखो बात ये हो रही थी कि मॉड्यूलर अप्रोच जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि जो अलग अलग यूनिट्स हमने बना रखी, मेमोरी यूनिट जो खाली मेमोरी हैंडल कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट यूनिट है जो खाली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को देख रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो जॉब है वो डिवाइडेड है अलग अलग मॉड्यूल में, ठीक है। पर क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे बात हो रही है पहले किसकी, सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे मेरे ज़माने में जब मैंने पढ़ाई शुरू की, MS डॉस बड़ा छोटा सा सॉफ्टवेयर, पता है एक फ्लॉपी में आता था, 1.44 MB की फ्लॉपी होती थी। 1.44 MB, बात समझ रहे हो ना। जो फ्लॉपी जो हम लोग यूज़ करते थे उसकी ये कैपेसिटी बता रहा हूँ मैं। उसमें मेरा MS डॉस आ जाता था। इतना छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ मॉड्यूल बनाओगे, समझ गए ना। 30-40 कमांड है बस, वही पड़े हुए हैं, उन्हीं से तुम्हारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो जो बहुत ही अर्ली एज में बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे वो सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, कोई मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं होता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चीज़ें एडवांस होती गई। वही जो MS डॉस जिसका 1980 में शायद वो स्टार्ट हुआ था, 1980 से, और जब मैंने यूज़ किया 1997 तक, बहुत आगे जा चुका था, ठीक है। मतलब उसमें हम लोग विंडोज़ की फीचर तक यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है हमारी आगे बढ़ती चली गई, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखो नाम भी लिया गया, इन्होंने दिया है कि MS डॉस जो है आपका एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा और लिमिटेड सिस्टम था, जहाँ कोई ऐसा हमको मॉड्यूलर अप्रोच नहीं मिलती थी, नॉट डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। जो बात मैं आपसे कर रहा था कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रोसेस बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें एक ही जगह पड़ी हुई हैं, एक ही कंपाइलर है, वही सारे काम करवा रहा है। अब क्या चल रहा है, अब अगर हम आपसे आज की बात करें, आगे की, ठीक है। अब हम लोग आज के जो मॉडर्न डे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके बारे में अगर बात करूं तो क्या चल रही बात, लेयर्ड अप्रोच की। यानी हमने क्या कर रखा है कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है, हर यानी लेयर में डिवाइड कर रखा है। हर लेयर की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखें यहाँ पे जो फिगर दी गई है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा।
सबसे नीचे जो लेयर होती है जीरो, वो किसकी होती है? हार्डवेयर की। और सबसे टॉप पे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? यूज़र इंटरफेस की। ठीक है, और बीच में बाकी सब अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है कहीं पे मॉड्यूल है एक्स पर हैं आप, ठीक है, ये है मेरा मॉड्यूल एक्स पे, तो आपके जो ऊपर वाला होगा ये कौन सी लेयर होगी? x+1 होगी। आपके नीचे वाला कौन होगा? x-1 होगा। सही बात है ना? और आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फायदा क्या होता है कि देखिए जो भी लेयर है ऊपर वो हमेशा अपने नीचे वाले लेयर से सर्विस एक्सेप्ट करती है, यानी कि x-1 को x को सर्विस देनी होती है और आपको अपने से ऊपर वाली जो लेयर है उसको सर्विस देनी होती है। ठीक है कि नहीं? यानी कि आपसे जो ऊपर वाला है वो आपसे काम करवाएगा और आप कहाँ काम करवाने वाले हैं? अपने से नीचे वाली लेयर से काम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x, x+1 और x-1। तो यहाँ पे जितने भी लो लेवल, जैसे जैसे नीचे जाओगे हार्डवेयर लेवल पे पहुँचते चले जाओगे। अच्छी चीज़ क्या रहती है कि कोई भी अगर तुमको किसी लेयर की प्रोग्रामिंग में कोई चेंज करनी है तो तुमको बस केवल दो ही लोगों को बताना है, एक अपने ऊपर वाली लेयर को और एक अपने नीचे वाली लेयर को। बाकी जो लेयर्स हैं उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? कि जो क्योंकि जो आपसे जो बहुत नीचे जो लेयर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए कौन है आपके पास? x-1 है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे लेयर्ड अप्रोच होती है जिनको हम लोग यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए द बॉटम लेयर जीरो इज द हार्डवेयर। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेरी मैंने कहीं देखी है अभी जल्दी में कि सबसे लोवेस्ट लेयर पे कौन सी जो है यूनिट होती है, तो याद रखना हार्डवेयर होता है और सबसे टॉप पे कौन होता है? यूज़र। तो ये दो बातें यहाँ पे काम की हमको जानने को मिल रही हैं जो आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस पूरे जो है पेज से यही एक चीज़ तुमको यहाँ पे काम की मिलेगी। इसके बाद फिर आइए देखिए अगला जो यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है माइक्रो कर्नेल अप्रोच। ये क्वेरी CUT का हो गया क्या मॉक? तो यहाँ से कुछ दिया होगा मैंने, मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझको लगा कि संडे को होगा। माइक्रो कर्नेल पे कुछ शायद एक आध क्वेरी दी होगी, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो माइक्रो कर्नेल अप्रोच, ठीक है, हमने कहा था पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपको सारे चैप्टर शेयर कर दिए थे क्योंकि क्लियर नहीं था कि कब है टेस्ट। तो मैंने यही 2 चैप्टर कवर करने की कोशिश की थी, 2-3 चैप्टर। तो माइक्रो कर्नेल जो अप्रोच है वहाँ की क्या कहानी है, उसके लिए भी क्या करना है? सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे, इसीलिए जो फिगर्स है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लिखा हुआ नहीं पर देखा हुआ बड़े अच्छे समझ में आता है। तो देखिए माइक्रो कर्नेल अप्रोच की कहानी बेटा ये है कि कई बार क्या होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं लोड कर दूं मेन मेमोरी में तो उसके पास बेचारे के पास और तो कुछ काम करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो हम क्या कहते हैं कि हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे यानी अपनी मेन मेमोरी में अपलोड ही नहीं करेंगे। हम केवल जो काम की चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ है, हम केवल अपना वो पोर्शन अपनी मेन मेमोरी में अपलोड कर लेते हैं और बाकी जो यूनिट है वो कहाँ रहेंगी? मेरी सेकेंडरी मेमोरी में ही रहेंगी, लेकिन मैं उनसे कम्युनिकेट करता रहूँगा। ठीक है, कैसे? अब आओ जरा इस फिगर में देखते हैं कैसे चीज़ों को दिखाया गया है। ये देखिए बेटा, ये जो है मेरे, ये जो आप ब्लू कलर वाला ब्लॉक देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक है ये क्या है? मेरी मेन मेमोरी है। ठीक है ना? हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, बस केवल मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो 3 यूनिट हैं वो बेटा मैंने अपनी मेन मेमोरी में लोड कर ली। कौन कौन सी? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देख रहे हो आप, मेमोरी मैनेजमेंट है एंड CPU शेड्यूलिंग है, क्योंकि मुझे पता है सबसे 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना कोई भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों के बिना मैं अपने सिस्टम पे कोई काम नहीं करा पाऊँगा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फाइल सिस्टम है, भाई जो भी मैं डेटा प्रोड्यूस करूँगा फाइल के फॉर्म में सेव करूँगा। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, उनकी बार बार जब भी कोई इनपुट एंड आउटपुट यूनिट हम करते हैं कनेक्ट अपने CPU से तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्री पार्ट हैं। पर तुमको पता है ये जो तीनों ऊपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एप्लीकेशन, फाइल एंड डिवाइस ड्राइवर वाले यूनिट, इनको मैंने अपनी रैम पे अपलोड नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? रैम पे मैंने केवल वही यूनिट्स अपलोड की हैं जो मेरी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इन तीनों को भी यहाँ डाल दूंगा ना तो मेरी रैम फुल हो जाएगी
और अगर रैम फुल हो गई, मेन मेमोरी भर गई, तो फिर मैं बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाऊंगा। जब मेमोरी नहीं बचेगी तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये जो अप्रोच होती है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कर्नेल। जो पार्ट तुम्हारा मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हो जाता है दैट इज नोन एज माइक्रो कर्नेल। ठीक है, यही टर्म यहाँ पे दिया गया है और इसके बारे में देखिए सारी बातें बताई गई हैं कि ये जो मेथड है ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय रिमूविंग ऑल द नॉन essential components of the kernel and implementing them as a system and user level program। ठीक है, यानी कि वो जितने भी गैर जरूरी यानी जिनका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन रिक्वायर्ड जो भी आपकी यूनिट्स हैं उनको वो मेमोरी के बाहर रखता है, यानी मेमोरी से रिमूव करता है। ठीक है, और केवल काम की यूनिट रखता है। तो इससे क्या होता है कि मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में यानी मेन मेमोरी में बहुत थोड़े पार्ट से ही अपना काम बढ़िया तरह से कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा माइक्रो कर्नेल का। क्या क्या इसके एडवांटेज हैं यहाँ पे बताया गया है। वन बेनिफिट ऑफ द माइक्रो कर्नेल अप्रोच इज दैट इट मेक्स एक्सटेंडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ईजियर। All new services are added to the user space and consequently do not require modification of the kernel। कह रहे हैं कि आपको और भी कोई चीज़ें अगर ऐड करनी है तो आप बाहर यानी अपनी सेकेंडरी मेमोरी में आप जो है ऐड करवा सकते हो, नई ऐप ऐड करवा दो, कुछ भी करवा दो, लेकिन उससे रैम पे आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें आप यूज़र, क्या टर्म यूज़ किया इन्होंने, कहीं था अभी, यूज़र स्पेस। यूज़र स्पेस का मतलब समझ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी वो पोर्शन जो मेरा रैम पे नहीं है, और जो रैम के ऊपर जो पोर्शन है उसको क्या टर्म बोल रहे हैं वो लोग, माइक्रो कर्नेल। समझ गए ना? यानी कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यूज़र स्पेस जो रैम पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और एक माइक्रो कर्नेल जो मेरे प्राइमरी मेमोरी रैम पे अपलोड हुआ। ठीक है, चलो ये यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, और एक जो है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नेल का एक इन्होंने दिया है छोटा सा एग्जाम्पल, याद रखिए, क्या पता कहीं काम आ जाए। ठीक है ना? मिनिक्स 3 का है कि ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें केवल 12,000 लाइन का कोड था, बहुत ही छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये माइक्रो कर्नेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। हाँ बेटा, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है? ये तो बहुत छोटा सवाल है, इसका तो एक ही शब्द में जवाब है। अभी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है सीपीयू शेड्यूलिंग, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, यहाँ कोई कुछ पूछ रहा है। सर मोनोलिथिक का मतलब क्या है? मोनोलिथिक का मतलब होता है सिंगल या वन। ठीक है, मोनोलिथिक जो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल या वन। ठीक है, अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आइए जरा, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। याली फिगर हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं कि एक तरफ पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर पड़ा हुआ है, एक तरफ बेचारा यूजर खड़ा हुआ है, दोनों के बीच में कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है ना? हम लोगों ने बात की थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है ना? पर एक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ये यहाँ पे क्यों आ गया? जरा देखते हैं क्या बात हो रही है। यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का है कि देयर आर सेवरल वेज फॉर यूजर टू इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर वी डिस्कस टू टाइप ऑफ फंडामेंटल अप्रोचेस। देखिए, आपको पता है कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, पर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करने का मीडियम क्या होगा? ठीक है ना? यानी कि वो कौन सी लैंग्वेज या कौन सा इंटरफेस होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करवा पाए अपने हार्डवेयर से, है ना? तो ये बात भी हम लोगों ने पिछली बार कर ली थी, मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि भाई देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना अच्छा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कितना यूज़र फ्रेंडली है। तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि आज की डेट में जो लेमैन है या जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, ABCD 1 2 3 नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनको रील बनानी आती है ना? क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड इतना यूज़र फ्रेंडली है। बात समझ रहे हैं कि मतलब जो उनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी बड़े आराम से, तुम देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर सारे काम कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरफेस इतना अच्छा है।
इंटरफेस का क्या मतलब होता है, यानी कि वो मीडियम, यानी वो जो विंडो जहाँ पे बहुत सारे मेनू बार हैं, सारे टास्क बार हैं, आइकन्स बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्यों? क्योंकि तुमको जो भी कमांड देने कैसे देने हैं, उसी आइकन के थ्रू तुम क्या करोगे, उस आइकन पे जाके क्लिक कर दोगे। कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कैसे काम कर रहे होगे, माउस लेके क्या करोगे, अपना पॉइंटर किसी एक पार्टिकुलर जो है कमांड के ऊपर लेके जाओगे, मेनू या मेनू ऑप्शन या आइकन जो भी है उसके ऊपर तुम जाके क्लिक करोगे, ठीक है, और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तो हुई नए ज़माने की बात। पुराने ज़माने में क्या होता था, मैंने बताया ही था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो वही काले रंग की स्क्रीन, समझ गए ना, हाँ, बस एक ऐसे काले रंग की स्क्रीन आती थी, ठीक है, और वहाँ पे बस खाली ये लिखा रहता था C:\\, बस, समझ गए ना, ये हमारा C प्रॉम्प्ट होता था, जो करना है यहाँ पे टाइप करो। हमने कहा भाई सारी फाइलों की दिखा दो लिस्ट, तो हमने कमांड टाइप किया dir एंटर, ठीक है, क्या करेगा, सारी फाइलें दिखा देगा। फिर दूसरा कमांड दो mkdir, मतलब फाइल बना रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या, तो बहुत सारे कमांड थे। तो मतलब वहाँ पे हमारे पास खाली ये C प्रॉम्प्ट का मतलब कि माई कंप्यूटर इज़ रेडी, काले रंग की स्क्रीन। तो यानी बेटा बात हो रही है यहाँ पे इंटरफेस की। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ आगे बढ़ने के पहले, वरना हो जाएगी मिस, जल्दी से मैं बता दूं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका इंटरफेस और सेकंड है कर्नेल, ठीक है। ये दो चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं, एक साथ जब आप ज्वाइन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। कर्नेल क्या चीज़ है, आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैंने बोला विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, तो ये क्या है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो हमारे बैकग्राउंड पे काम करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, पर वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग क्या है, इंटरफेस, यानी तुम अपना जब कंप्यूटर ऑन करते हो और जो पहली स्क्रीन आ जाती है, होम स्क्रीन, जहाँ पे सारे आइकन बने हुए हैं, टास्क बार बने हुए हैं, है ना, टास्क बार है जहाँ पे डेट और टाइम देख रहे हो, एक स्टार्ट वाला बटन भी आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट में, सारे आइकन आ रहे हैं, माई कंप्यूटर, ये वो सब, है ना। तो ये जो पहली विंडो आई है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, है ना, द नेम ऑफ द फर्स्ट स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप इन विंडोज। तो वो जो डेस्कटॉप आ रहा है वो क्या है, आपका इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने सिस्टम पे जो भी काम कराना है वो तुम कहाँ से कराओगे, वहीं से तो कराओगे। तो ये जो यूज़र इंटरफेस और प्लस मेरा कर्नेल, यानी जो बैकग्राउंड में जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल के बारे में तो हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, पर अभी जो थोड़ी सी बात होने जा रही है वो किसके बारे में होने जा रही है, इंटरफेस में। तो ये दो तरह के होते हैं। देखिए, पहला बोला इन्होंने कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा बोला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनको बेटा शॉर्ट में अगर मैं आपसे बताऊं तो जो नाम दिए जाते हैं, जो टर्म यूज होते हैं इनके लिए, वो देखिए ये होते हैं। पहला होता है CUI, सेकंड होता है GUI। CUI का मतलब है कमांड यूजर इंटरफेस, यानी जहां पे आप सारे काम कमांड टाइप करके करते हैं, और सेकंड है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे सारे कमांड आपके सामने ग्राफिक्स के फॉर्म में होते हैं, आपको बस खाली उनको सेलेक्ट करना होता है बाय यूजिंग द माउस और एनी अदर डिवाइस, एनी पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज्ड। और अब एक तीसरा एक और आ गया है, TUI समझ रहे हैं, टच यूजर इंटरफेस। भाई तुम अपने फोन पे थोड़ी यूज करते हो माउस या कोई पेन, जैसे मैं अपने हाथ में पेन लेके घूम रहा हूँ, पॉइंटिंग डिवाइस है, समझ रहे हैं ना। तो जो फोन पे तुम जो काम करते हो वो जो एक इंटरफेस है उसको क्या बोला गया है, TUI, यानी कि टच यूजर इंटरफेस, ठीक है। और अब तो जो पीसी और सॉरी पीसी नहीं, लेकिन जो लैपटॉप हैं, पैड्स हैं, वो भी सब में क्या होता है कि आपको माउस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टच जो है यूज़र इंटरफेस हमको वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो यानी दो तरह के इंटरफेस होते हैं, याद रखिएगा। एक आपने क्या देखा, CUI, और दूसरा एक GUI, ठीक है।
चलिए ये हो गया था। फिर आइए देखिए वही कमांड इंटरप्रेटर जो मैंने बताया आपको, ये देखिए ऐसी विंडो पे हम लोग काम करते थे। नीचे यहाँ जो फिगर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, और डॉस था हमारे ज़माने में और यूनिक्स था, ये दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। उसके बाद फिर आगे चल के ये जो डॉस है हमारा विंडोज़ में कन्वर्ट हुआ, जो यूनिक्स था वो लाइनेक्स में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये अभी भी एज ए जो है यूटिलिटी प्रोग्राम आपको विंडोज़ में या जो है लाइनेक्स में देखने को मिलते हैं। अगर आपका MS डॉस में काम करने का मन हो तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ में भी हमें क्या मिलता है, कमांड जो है ना, वहाँ पे ये एक एप्लीकेशन मिलती है, वहाँ पे जाइए तो आपको पूरा फील आएगा पुराने ज़माने का कमांड इंटरप्रेटर वाला। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये हमारे कमांड इंटरप्रेटर हैं। फिर जो है आपके पास क्या जाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि भाई जो विंडोज़ है पूरा हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सारे कमांड मेनू, सब मेनू, आइकन, टूल बार इन सब के फॉर्म में होते हैं। आप अपने जो है जहाँ पे भी माउस के थ्रू अपने मॉनिटर के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या करता है वो एक्स एंड वाई एक्सेस, यानी कि जहाँ पे तुमने क्लिक किया उस पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालता है और ये देखता है कि अगर वहाँ तुमने क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए और उस पार्टिकुलर फाइल को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे सारी कहानी होती है कोऑर्डिनेट की, कि आप जब भी जो है माउस से कहीं क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये तुरंत चेक करता है कि इसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कौन सा रहा होगा आइकन, और उसी के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये बात हो रही है फ़ोन की। फ़ोन में क्या हो गया, टच, आपको अपने फिंगर के थ्रू केवल टच करना है, पर जो मैकेनिज्म है वो वही सेम है, आइडिया वही सेम है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो और देखो कि तुमने किस आइकन पे किया। तुमने क्लिक कर दिया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अलार्म पे क्लिक कर दिया, अलार्म ओपन हो जाएगा। फ़ोन पे क्लिक, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन वैसा ही काम होता जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे दो फिगर फिर से दिखाई गई हैं। ये यहाँ पे एक बैठा हुआ है आदमी जो कुछ काम कर रहा है, ये कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। इसके सामने जो मॉनिटर रखा हुआ है ना वो काले रंग का मॉनिटर है, और जो तुम देख लो तो वहाँ पे काम क्या हो रहा है, कमांड यूज़र इंटरफेस। क्यों, यानी अगर कमांड यूज़र इंटरफेस यूज कर रहा है यानी कि ये बंदा बिल्कुल प्रोफेशनल है। समझ गए ना, इसको कंप्यूटर की डीप नॉलेज होगी। और ये यहाँ पे बैठे हैं कुछ गांव वाले, समझ गए ना, जहाँ आ आ ई लिखा हुआ कहीं मुझे ऊपर दिखाई पड़ रहा है। वो लोग ये वाले सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि उनको अगर हमें कोई देना है इंटरफेस, तो ये देखिए ये लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। नीचे यहाँ, हाँ टैब नहीं है बेटा, लैपटॉप है, थोड़ा और पास से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो नीचे मुझको वहाँ पे टास्क बार दिखाई दे रही है, यानी कि वो विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ काम करना ज़्यादा इजी। और वो तो हम लोग, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो हम सबको ही पता है कि GUI जो है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कमांड इंटरप्रेटर पे काम करना इतना इजी नहीं है, वो हमें सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात याद रखना पड़ेगा। यहाँ याद रखने के चक्कर नहीं है, यहाँ तो सब कुछ लिखा ही रहता है ना। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है, सिस्टम कॉल। क्या मतलब है इसका, सिस्टम कॉल का। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ अ यूजर प्रोग्राम टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क रिजर्व फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द यूजर प्रोग्राम्स बिहाफ। ठीक है। तो बड़ी खतरनाक अंग्रेजी है। ठीक है, समझ में आ जाए। आई कुछ समझ में? नहीं आई। अरे कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ी सी समझ में आएगी, समझ में तब भी नहीं आएगी। तभी तो टीचर चाहिए होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई, टीचर की रिक्वायरमेंट क्या होती है ये बताइए। अगर सब कुछ लिखा हुआ हम लोग पढ़ लें तो हम लोग के बेचारे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं। तो खैर चलिए, हम आपको बता रहे हैं। कहानी ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही करता है, किसी को करने नहीं देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है, वो किसी और को परमिशन नहीं देता है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सिस्टम पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तुम जब फाइल सेव करोगे तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तुम जब प्रिंट का कमांड दोगे तो पता है वो प्रिंटिंग कौन करवाएगा,
ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वही है अकेला जो प्रिंटर से कम्युनिकेट कर सकता है। तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सब पता है प्रिंटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, कि उनसे जो कम्युनिकेट कर सकता है वो खाली कौन कर सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, तुम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर करते हो इंस्टॉल, तभी वो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में दिखाना शुरू करता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब आप उसको विंडोज़ में एक प्रिंटर इंस्टॉल करते हो तब वो सबको दिखाना शुरू करता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम है वो खुद ही करता है, किसी और को नहीं करने देगा। जैसे मैंने बताया, फाइल सेव करनी है, तुमको कोई प्रिंट आउट निकालना है, ऐसे वैसे जो कई काम है वो कहता है मैं खुद करूँगा। तो अब तुम ध्यान दो होता क्या है, कोई यूज़र है वो अपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम में है, उसने कहा भाई मुझे प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फाइल वाले मेनू पे जाएगा और कमांड कौन सा दे देगा, प्रिंट, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, फाइल वाले मेनू पे गए, प्रिंट दबा दिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जैसे ही बेटा आप प्रिंट का कमांड दोगे ना, तो क्या होगा, वो कमांड प्रिंटर को नहीं जाएगा, पता कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया कि मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, तुम्हारा जो प्रिंट कमांड है वो प्रिंटर के पास नहीं जाता है, कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, ठीक है। तो तुम गए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तुमने खटखट उसका जो है दरवाज़ा खटखटाया, क्या कहा तुमने कि भैया मेरा एक प्रिंट आउट है निकाल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है अच्छा तुम बाहर ही रुको, अंदर मत घुसना, तुम्हारा काम मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, सारी जिम्मेदारी कौन ले लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ऊपर ले लेता है, प्रिंट आउट निकाल देता है। ध्यान देना, वो कभी किसी को मना नहीं करता है, लेकिन वो तुमको काम करने भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो काम उसका है, वो जानता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है प्रिंट आउट निकालना। तो आप देखो, चाहे वो कमांड वर्ड से आए, MS, ठीक है, वर्ड से आए, MS एक्सेल से आए, पेंट से आए, कहीं पे भी तुम काम कर रहे हो, तुम जब प्रिंट का कमांड दोगे तो सारे कमांड पहुंचेंगे कहाँ, एक ही जगह पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बहुत सारे काम करता है जो वो खुद करता है, और तुम किसी भी प्रोग्राम से उन जो है जब भी तुम उन जॉब को करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करोगे, तो इसी कॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये लाइनें दोबारा पढ़ते हैं जो अभी पढ़ी थी। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द मीन्स ऑफ अ यूजर प्रोग्राम टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो यूजर के जो प्रोग्राम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ काम करने के लिए कहते हैं। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऐसा काम करने के लिए कहते हैं यूजर वाले प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही रिजर्व हैं, यानी वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं कर सकता, ऑन द यूजर प्रोग्राम्स बिहाफ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं कि भाई मेरे जो है साइड से तुम ये काम करवा के दे दो। बात समझ में आई कि हमको यूजर एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि यार मुझको प्रिंट आउट निकालना है, प्लीज़ भाई तुम मेरी साइड से मेरा प्रिंट आउट निकाल के दे दो। तो ये जो कॉल होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल कहते हैं। अब थोड़ी सी बात समझ में आनी शुरू हुई कि ही नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये जो सिस्टम कॉल होते हैं, क्या है इनकी कहानी, कि देखो ये हमारे यूजर प्रोग्राम है, वो क्या करेंगे, वो कॉल करते हैं किसको, कर्नेल के पास जाते हैं। कर्नेल का मतलब समझ रहे हैं ना आप सब लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पीछे जो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास जाते हैं, उसको कॉल करते हैं, और जो कर्नेल है वो बेटा मेरा हार्डवेयर से काम करवा लेता है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की हार्डवेयर तक एक्सेस नहीं होती है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या बताइए कि जो सिस्टम कॉल के जितने भी प्रोग्राम या रूटीन्स होते हैं वो सब हमारे कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, C एंड C++। ये एक पॉइंट है जो नोट करिएगा, मैं पूछूंगा कभी ना कभी, ठीक है ना, कि कौन सी लैंग्वेज में सिस्टम कॉल के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब आइएगा, इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है कि नहीं। आपके सामने देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम, ये C लैंग्वेज का प्रोग्राम है।
अगर दिखाई पड़ रहा हो बेटा, जो स्क्रीन बड़ी हो सकती है क्या? हाँ, एक छोटा सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मेन के अंदर केवल एक ही लाइन है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ ग्रीटिंग। क्या करेगा ये, बोलिए? ग्रीटिंग प्रिंट करवा देगा। कहां पे? मॉनिटर पे। कहां प्रिंट करवा देगा? मॉनिटर पे। तुमको एक जो है कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, किसके साथ? मॉनिटर के साथ, है ना भाई। दो आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक तो क्या लगा हुआ है? प्रिंटर, और दूसरा क्या लगा हुआ है? मॉनिटर। तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है क्या करेगा? प्रिंट कर देगा ग्रीटिंग। कहाँ प्रिंट कर देगा? मॉनिटर पे। ठीक है, ये प्रोग्राम मेरा सी लैंग्वेज का है। यहीं कहीं साइड में एक और लिखा हुआ है प्रोग्राम, ये मेरा सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे ये लाइन क्या होती है? सी आउट बन जाती है। और चलिए एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है जावा में। ठीक है ना, जावा में लिखा हुआ है। SOP शॉर्ट में लिख दिया है, system.out.println है। ठीक है, तो ये तीन प्रोग्राम है अलग अलग, तीनों एक ही काम करवाना चाहते हैं। क्या कि भैया मॉनिटर के ऊपर जाओ और क्या प्रिंट कर दो? ग्रीटिंग। अब तुम देखो कैसे होती हैं चीजें। ठीक है, ये क्या करेगा? तुरंत जो हमारा जो सी का जो कंपाइलर है वो क्या करेगा? इस लाइन को कंपाइल करेगा, और उसने जब देखा कि अच्छा यहाँ पे क्या करना है, मुझे मॉनिटर पे जाके ग्रीटिंग प्रिंट करवाना है, तो ये तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा? इसको लेके जो यूजर मोड से जो मेरा प्रोग्राम था वो कहाँ मूव कर जाएगा? कर्नेल मोड में। यानी कि हम वो जो जिम्मेदारी किसको पकड़ा देंगे अब? ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि भाई एक काम है, कुछ प्रिंट करवाना है। कहाँ प्रिंट करवाना है? मॉनिटर पे। तुम गए, तुमने उसके ऊपर वही फिर से डोर पे नॉक किया, ये रहा यूजर, इसने क्या किया? इसकी डोर पे नॉक किया कि भाई कुछ प्रिंट करवाना है मॉनिटर पे। बोला क्या प्रिंट करवाना है? उसने कहा ये प्रिंट करवाना है, ग्रीटिंग्स। कह रहा ठीक है, अच्छा तुम यहीं रुको, अभी करवा के ला रहा हूँ, अभी जाके मैं देखता हूँ कैसे होगा। अब तुम ध्यान देना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास इस काम के लिए जो रूटीन यानी जो फंक्शन है, वो पता है क्या नाम है उसका? राइट। ठीक है, उसके पास एक राइट नाम का फंक्शन है। ये जो राइट नाम का ये जो है ना फंक्शन, इसी को आपने कॉल किया है। यानी आपने जो सिस्टम कॉल प्रोड्यूस की है वो कहाँ के लिए की है? राइट वाले मेथड के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना राइट वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, और आपने ये जो दिया है मैसेज ग्रीटिंग, उसको ले जाके मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा। यहाँ तक कहानी समझ में आई? अब यही तुमने प्रोग्राम कहाँ पे चलाया? सी प्लस प्लस में। यहाँ तुमने पता है क्या कमांड दिया है? सी आउट। जब तुमने अपना लिखा है प्रोग्राम पर, पता है यहाँ पे भी वही कहानी है। सी आउट जब सी प्लस प्लस का कंपाइलर क्या देखेगा? अच्छा ये प्रिंट करवाना है, तो ये भी कहाँ पहुँचेगा? वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और कौन सा कॉल होगा मेथड? राइट, क्योंकि काम तो वही है ना, मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है। जावा का प्रोग्राम तुमने लिखा system.out.println, मुझे प्रिंट करवाना है, कहाँ पहुँचोगे? यहीं आओगे, सिस्टम कॉल होगी, और कौन सी कॉल होगी? राइट वाली। ठीक है ना? तो आप तुम क्या देख रहे हो? काम तुम कहीं भी करो, लेकिन जब तुम मॉनिटर पे प्रिंट करवाने आओगे तो तुमको कहाँ आना पड़ेगा? कर्नेल के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और यही एक तुम्हारा मेथड कॉल होना है, राइट वाला। आई होप बात समझ में आ गई होगी सबको। क्लियर है इतनी कि घूम फिर के तुम्हें यहीं आना है? तो अब तुम लोग यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, बहुत सारे नाम है जो यहाँ पे बता दिए गए हैं कि किस किस तरह की सिस्टम कॉल होती है। इनकी बहुत सारी मतलब कैटेगरीज होती है, ये आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनका हमारे आगे बार बार अभी यूज़ आएगा। जैसे सबसे ज़्यादा यही वाले जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं। देखिए एक यहाँ पे कैटेगरी है जिसकी बात हो रही है किसकी? प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है ना, प्रोसेस कंट्रोल यानी जो अलग अलग जो प्रोग्राम्स होंगे उनको एंड करना, एबॉर्ट करना, मेमोरी में लोड करना, वेट करना, टर्मिनेट करना,
ये देखिए इन ये सारे जो नाम लिखे हुए ना, एंड, अबोर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, ये सब वही हमारे सिस्टम कॉल्स हैं जो हर प्रोग्राम को करने पड़ते हैं। ठीक है, और आगे देखिए कौन कौन सी चीज़ें बताई गई। फाइल मैनेजमेंट, फाइल क्रिएट करना, फाइल को मेमोरी से रिमूव करना, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, रिपोजिशन, ये सारे कमांड हैं जो यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में। अभी भी तो बात बताई उन्होंने कि ये सारे जो मेथड होते हैं सिस्टम कॉल के, वो सी या C++ में लिखे जाते हैं, है ना। फाइल मैनेजमेंट है। फिर देखिए क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, साउंड स्पीकर है, उनको जो है अटैच करना, उनके एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, अपने सिस्टम का डेट और टाइम चेक करना या उनको सेट करना। ठीक है, अपने सिस्टम के अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हर चीज़ में कौन कौन से यहाँ पे सिस्टम कॉल होती हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के जो मैसेज हैं वो क्रिएट करना, सेंड करना, मैसेज रिसीव करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अब जब आप आगे बढ़ोगे तो वो अभी जो जो मैंने पेज यहाँ पे किए हैं स्क्रॉल, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस खाली आपकी नॉलेज के लिए कि कितनी तरह तरह की यहाँ पे हमारे पास सिस्टम कॉल होती हैं। आपके लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टम कॉल, कि सिस्टम कॉल का मतलब क्या होता है, खाली आपको ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए ये वो सब टर्म्स हैं जो अभी हम लोग आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला जो एक टर्म आ गया है मोड, तो मोड के ऊपर तो हम लोग अभी अभी बात करके आए थे पीछे। ठीक है, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या था मोड, जो ये लोग अब आपसे फिर से बात करने जा रहे हैं। ये देखिए जब यहाँ पे जब मैं चीज़ें पढ़ा रहा था तो ये देखिए यहीं पे एक चीज़ आ गई थी हमारे सामने, मोड वाली। ठीक है, ये देखिए, देखा था फिगर में दो चीजें लिखी हुई थी, क्या, यूजर मोड और कर्नेल मोड। यानी कि देखिए जब तक मैं अपना सी का प्रोग्राम कर रहा हूं रन, तब तक मैं कहां पे हूं, यूजर मोड पे। लेकिन जैसे ही इसने ये पढ़ा प्रिंटफ, तो इसने क्या किया, सिस्टम कॉल प्रोड्यूस की, सिस्टम कॉल प्रोड्यूस की। तो ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम अब कहां चला गया, नीचे, कौन से मोड में आ गया, कर्नेल मोड में। और उसने यहाँ पे राइट वाली सिस्टम कॉल प्रोड्यूस की, अपना सारा काम किया, और जैसे इसने ये प्रिंट कर लिया ग्रीटिंग, अब ये क्या होगा बेटा, वापस कहाँ चला जाएगा, अपने प्रोग्राम में। क्यों, क्योंकि इसके आगे भी और भी तो कमांड है, वो भी तो चलाने होंगे, कि बस खाली यही प्रिंट करते रहोगे मॉनिटर पे, है ना। तो वापस कहाँ पहुँच जाओगे, यूज़र मोड में। तो यूज़र मोड में थे, कर्नेल मोड में काम किया, और वापस कहाँ लौट के चले गए, यूज़र मोड में। तो तुमने क्या देख रहे हो, मोड चेंज हो रहा है ना बार बार। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग अभी आई थी तुम्हारे सामने मोड, ये उसी मोड की बात हो रही है। तो पहली बात तो हमसे एक चीज़ तो बड़े अच्छे से समझ गए कि मोड दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, यूज़र मोड और कर्नेल मोड। वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमारे पास दो मोड होते हैं, यूजर मोड होते हैं और एक होता है कर्नेल मोड। देखो यहां पे बताया भी है, ये देखिए यूजर मोड, और दूसरा मोड कौन सा होता है, कर्नेल मोड। अच्छा, हमारा प्रोग्राम किस मोड में चल रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो इस काम के लिए वो लोग क्या करते हैं, अब हमारे जो हार्डवेयर्स हैं उनमें क्या करते हैं, एक बिट जो है प्रोवाइड करते हैं। तो उससे हमें ये मालूम पड़ता रहता है कि यह हमारा प्रोग्राम अभी है किस मोड में। अगर जो है तुम्हारा वो जो मोड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बिट, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हम समझ जाते हैं कि मेरा प्रोग्राम यूज़र मोड में है। अगर मेरे मोड बिट की वैल्यू 0 है तो हम समझ जाते हैं कि वो मेरा प्रोग्राम कर्नेल मोड में है। आइए यहाँ पे देखते हैं यूज़र मोड। तो जो है मेरा जो मोड बिट है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकते हैं कि कोई एक प्रोसेस है या कोई एक प्रोग्राम है उसमें मोड बिट क्या दिखा रहा है, 1। तो ये बताओ कि हम इस समय किस मोड में हैं, यूज़र मोड में है या फिर कर्नेल मोड में है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर मोड बिट अगर 1 है तो यूज़र मोड में हो, और अगर मोड बिट 0 है तो तुम कर्नेल पे हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे
मेरा यूज़र का प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अच्छा भला देखो, दो बॉक्स बने हुए हैं, एक ऊपर है नंबर 1 और नीचे है नंबर 2। जो पहला वाला बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूज़र प्रोसेस को। नीचे वाला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्नेल प्रोसेस को। मेरा अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, फिर क्या हुआ कि मैंने एक यहाँ पे सिस्टम कॉल प्रोड्यूस कर ली। मैंने कहा कि भैया कुछ प्रिंट कर दो मॉनिटर पे, तो क्या होगा, तुरंत एक सिस्टम कॉल प्रोड्यूस होगी और साथ में मेरे प्रोग्राम का मोड चेंज हो जाएगा। सही है ना? अब आप कहाँ पहुँच जाओगे? नीचे कर्नेल मोड में क्या होगा, आपकी जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट की जाएगी और आपकी जो मोड बिट है वो कहाँ सेट कर दी जाएगी? 0 पे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब ये काम कर लेगा तो वापिस चला जाएगा फिर से अपने प्रोग्राम में, यानी कि कर्नेल मोड से यूज़र मोड में चला जाएगा और ये काम करने के पहले वो फिर से मोड बिट की वैल्यू क्या कर देगा? 1 कर देगा। ठीक है। ये 0 1 क्यों करना पड़ता है, ये भी कहानी अभी हम लोग सीखेंगे। कारण जैसे मैं थोड़ी सी बता दूं, सपोज कि ये क्या है, मेरा प्रिंटर है, ठीक है। हमारा अच्छा भला प्रोग्राम चला था, तुमने प्रिंट का कमांड दे दिया, तो जैसे ही मैं नीचे आया तो ये जो प्रिंटर का जो मोड बिट है वो मैंने क्या सेट कर दी? 0 पे। तो जब प्रिंटर की मोड बिट जब 0 पे सेट है तो इसका फायदा क्या है कि मैं बाकी जो दूसरी और प्रोसेस हैं उनको मैं एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूं कि अभी मेरा मोड बिट क्या चल रहा है? 0। तो मैं भी फ्री नहीं हूं, यानी कि प्रिंटर फ्री नहीं है, वो किसी का प्रिंट आउट निकाल रहा है, कह रहा है तुम भैया मुझे प्रिंट कमांड अगला तब देना जब जो है मैं जो है मेरा जो मोड है, जब मेरी जो मोड बिट है यहाँ की वो क्या हो जाए? 1। ठीक है, यानी तब ये फ्री हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो मोड बिट है वो हमें खाली ये बताती है कि हमारा जो है प्रोसेस इस समय कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। यूज़र मोड में है, तो अगर यूज़र मोड पे अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1, तो यानी कि मेरा जो प्रिंटर है वो इस समय खाली बैठा है। लेकिन अगर मैं क्या देख रहा हूँ कि मोड बिट अभी 0 चल रही है, यानी कि अभी क्या चल रहा है? सिस्टम कॉल चल रही है, तो कोई और वो प्रिंट कमांड लेगा ही नहीं इस समय, है ना? तो हमको खाली बस ये फ़ायदा होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं हो पाते हैं, जो प्रोसेस हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएंगे। ये कौन है? अंबानी है। ऑफिस तो बड़ा बेकार है इनका, है ना? मतलब ऐसा है नहीं कि कोई एक रैंडम फोटो होगी। हाँ, बाहर बैठे हुए हैं फ़ोन पे। तो फोटो भी तो बड़ी पुरानी, तुम देखो किस पे बात कर रहे हैं? लैंडलाइन पे बात कर रहे हैं। आप कहाँ लैंडलाइन पे बात करते होंगे? हाँ बहुत। हाँ मतलब तब ये सीईओ वगैरह नहीं बने होंगे, इनके पापा रहे होंगे उस समय, धीरू भाई है ना, वो उस समय ऑफिस में बैठते होंगे। पर इनका घर नया है, जो लेफ्ट में जो दिखाया है ना। हाँ, ये वर्ल्ड की सबसे जो बदसूरत जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इसका नॉमिनेशन हो चुका है, पता है कि नहीं? जो देखने में ख़राब लगने वाली, मतलब पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन जो है लुक वाइज जो आर्किटेक्ट्स हैं ये उनके लिए ख़राब बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल भी है। तो ये उनका घर है, इनके घर का नाम पता क्या है? एंतिला। हाँ खैर मैंने देखा है, मेरी बैड लक है। खैर अब बताओ, ये जो फिगर यहाँ पे जो फोटो दे रखी इनका मतलब क्या है? हम लोग पढ़ क्या रहे थे? मोड। कौन कौन से मोड हैं? यूज़र मोड और कर्नेल मोड। यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि ये अंबानी जी का घर है, ये जो है अंबानी जी का ऑफिस है, ये दोनों उनकी प्राइवेट प्लेस है। ठीक है ना? वहाँ इनकी सिक्योरिटी रहती होगी, वहाँ इनको कुछ हो जाए सरकार को ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं आएगी। क्लियर है? पर ये जो बीच का जो मामला है रोड पे, ठीक है, रोड पे अगर इनको कुछ हो जाए तो क्या होगा? सारी जो गाली खाएगा कौन खाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कितना इंपॉर्टेंट आदमी, उसको सिक्योरिटी देना, वो कहीं पे भी अगर जाते हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट की, जब वो ऑन रोड होते हैं, अपने घर में हैं तो वो यूज़र मोड में हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी है, अपने उनके सारे गार्ड लगे हुए हैं। द सेम सीन इज़ हियर। ऑफिस में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहाँ उनकी सिक्योरिटी है, उनके गार्ड हैं। लेकिन जब वो रोड पे निकलते हैं या किसी दूसरी सिटी में जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फिर आप समझ रहे हैं उनके साथ CISF के लोग लगाए जाते हैं। फिर
समझ गए ना, पूरी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। इतने सारे लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, तो मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो पर्सन है। तो ध्यान रखना, ये दोनों हमारे क्या हो गए, यूज़र मोड। और लेकिन जब वो घर के बाहर हैं तो वो किस मोड में है, कर्नल मोड में है, यानी कि वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में आ जाते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा था सेकंड चैप्टर, मुझे लग रहा है यही आखिरी पेज है क्योंकि आगे जा नहीं रहा है ना, तो यहीं पे ये ख़त्म हुआ। अब चलते हैं जल्दी से, थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं। चलो अभी टाइम है आधे घंटे का, तो देख लेते हैं जितना कवर हो जाए। सर ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी के लिए है? हाँ बेटा, अभी आएंगे, अभी आने वाले चैप्टर्स में सारे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, पर हर चैप्टर में थोड़ी न्यूमेरिकल है। अब तुम खुद ही देखो, अभी तुमने ये वाला चैप्टर पढ़ा, इसमें कोई तुमको दिखाई पड़ रहा है न्यूमेरिकल बना हुआ? सर हमने सारी तरह के न्यूमेरिकल किए हैं कवर। अभी आगे हम लोग देखते जाना, जो जो चैप्टर्स आएंगे ना उन पे देखते हैं अभी। अब क्या है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 प्रोसेस। फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चला नहीं क्या अभी भी है? चलो बेटा ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए जो चैप्टर थी थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। यहीं से अब आपकी पढ़ाई शुरू होती है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडिया, जो बेसिक्स हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं।
लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यानी पूरे जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं जहाँ पे बार बार ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, उनका जो बेसिक है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए जो चैप्टर का जो नाम है वो यहाँ पे कि जो मेन जो हेडिंग है वो यहाँ पे जो शुरू हुई है वो क्या शुरू हुई है, प्रोसेस। ठीक है कि भाई एक जो प्रोसेस होती है सिस्टम में वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जो प्रोग्राम होता है, कोई भी एक जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आपने एक सी लैंग्वेज में या जावा में एक लिखा प्रोग्राम और उसको सेव कर दिया, और अब आप जब ठीक है, और वो जो प्रोग्राम है वही क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बात एक्चुअली क्या है कि पूरी सही भी नहीं है और पूरी रॉन्ग भी नहीं है, आधा सच है आधा झूठ है, सीधी सी बात ये है। और मैं बहुत ही सिंपली आपको बता दूं कि एक सबसे पहला जो फंडामेंटल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक प्रोग्राम और एक प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बताऊं, बहुत ही इजी है। आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसको सेव कर दिया, बताइए कहाँ वो जो कहाँ जाके सेव हुआ, हार्ड डिस्क में, यानी आपकी सेकेंडरी या आपकी पेन ड्राइव में। कहाँ पर स्टोर है वो, सेकेंडरी मेमोरी में। जब तक कोई प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में है तो मैं उसको पता क्या बोलूँगा, प्रोग्राम। क्लियर है इतना? जब तक कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन सेकेंडरी मेमोरी में है, दैट विल बी नोन एज ए प्रोग्राम। और जैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट का कमांड दिया तो क्या होगा बोलो, वो आपकी मेन मेमोरी में आ जाएगा। और वो प्रोग्राम जैसे ही आपका मेन मेमोरी में ट्रांसफर हुआ, यानी रैम पे आया और उसने सीपीयू से टाइम मांगा कि भाई मुझको भी थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाने दो, अब वो पता क्या बन गया, प्रोसेस। तो कोई भी प्रोग्राम अगर सेकेंडरी डिवाइस में है तो मैं क्या बोलूँगा, प्रोग्राम, और अगर वो रैम पे आ गया तो तुरंत क्या बन गया, प्रोसेस। इससे इजी और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो ये कहानी है, और जरा देखते हैं क्या क्या बताया गया है। इन जनरल अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है तो दैट विल बी नोन एज ए प्रोसेस, है ना। ये है कहानी। अ प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोसेस बाय डिफॉल्ट, यानी कि कोई प्रोसेस बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं होता। अ प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। प्रोग्राम एक सोई हुई जो है, एक सोया हुआ आइटम है, समझ गए ना, पैसिव एंटिटी है, सो रहा है आराम से। कहाँ सो रहा है, मेमोरी में। दैट इज अ फाइल कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कमांड स्टोर्ड ऑन द डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में तुमने एक फाइल बना के सेव कर दी तो वो क्या है, प्रोग्राम है। आगे बढ़िए। अब अ प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस व्हेन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी एंड व्हेन इट्स पीसीबी इज क्रिएटेड। अरे वाह, एक टर्म आ गया पीसीबी, इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा कभी ना कभी मैं। ठीक, अरे वाह, याद है क्या है? प्रोसेस में प्रोसेस तुम कंट्रोल। बताओ, तुमने अच्छी वाली बताई थी, पीसीबी। बोला तो सबसे पहले तुम ही ने था, हैं? क्या बोला था? पीसीबी क्या है बेटा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कोई भी प्रोग्राम जब मेमोरी में आता है ना तो पता है उसको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, मुझे कब क्रिएट किया गया था, अब मुझे सीपीयू में टाइम चाहिए। अब तुम सोचो मेन मेमोरी में क्यों आया प्रोसेस, क्योंकि उसको प्रोसेसर से रिक्वेस्ट करने की भाई मुझे भी एग्जीक्यूट करो, पर प्रोसेसर के पहले तुम्हें कई लोगों से निपटना पड़ता है। ठीक है ना, प्रोसेसर तक पहुंचने के पहले, सीपीयू तक पहुंचने के पहले कई लोगों से निपटना पड़ता है, और वो तुमसे मांगते हैं तुम्हारा आधार कार्ड, पहले तुम दिखाओ हो कौन। ठीक है, तो तुम्हारे आधार कार्ड में क्या क्या होना चाहिए, प्रोसेस का नाम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे प्रोग्राम में तो कितने वेरिएबल हैं, तुमको कहाँ कहाँ मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए तुमको, अपनी वो जो है बना के दो लिस्ट। ठीक है, कितनी देर में तुम काम कर लोगे। ठीक है, ये भी हमको बता दो, तुम कितने राउंड में अपना काम करने वाले हो। सपोज तुमने एक लूप चला रखा है, सोचो तुमने एक प्रोग्राम में 100 बार का लूप चला रखा है, यानी तुम एक ही काम कितनी बार करने वाले हो, 100 बार करवाने वाले हो। तो ये भी हमें बता दो। ठीक है ना, तो यानी वो पूरे पहले उस प्रोसेस के बारे में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन बेटा नोट कर लेता है। ठीक है, आपको बतानी पड़ेगी कितनी फाइल चाहिए, तुम्हारी कितनी मेमोरी लिमिट है, तुमको सीपीयू में कितनी मेमोरी। ठीक है ना,
चाहिए, ये सब ये तुम्हारे जो है पीसीबी का एक यहाँ पे एक फॉर्मेट शो किया गया है। प्रोसेस नंबर बताइए अपना, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर, तुमने अपने प्रोग्राम में जैसे भी मैंने बोला ना कि तुम 100 बार काम करोगे, तो यहाँ बताओ इसको कि मेरा काउंटर कितना है, 100 है, ठीक है। प्रोसेस का नाम बताइए, प्रोसेस कौन सी स्टेट पे है ये भी बताइए। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी स्टेट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसका जब बन जाएगा तब फिर हम उसको प्रोसेस बोलेंगे, वरना क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब एक बार सीपीयू से हट के वापस गया फिर से प्रोग्राम हो गया। अच्छा, अब प्रोसेस ऑन द अदर हैंड इज एट एक्टिव एंटिटी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम था तो क्या था, पैसिव एंटिटी, सोया हुआ था। अब वो एक एक्टिव एंटिटी बन जाएगा जैसे ही प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, यानी उसको जैसे ही मैं मेन मेमोरी में भेजूंगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, और कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम के दो जो है साथ में जो कॉपीज एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो एक ही प्रोग्राम की अगर दो कॉपी भी चल रही है ना, तो दे विल बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट प्रोसेस, ध्यान रखिए, ठीक है। हम उसको एक एज ए सिंगल प्रोसेस नहीं चलाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और 3 फाइलें ओपन कर दी। एक फाइल पे क्या किया तुमने, प्रिंट आउट का कमांड दे दिया, दूसरी फाइल पे तुम टाइपिंग कर रहे हो, और तीसरी फाइल तुमने कहा कि मैं इसको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप समझ गए। तो तुम्हारे लिए तुम क्या बोल रहे हो, अरे मैंने तो खाली एक ही प्रोग्राम चला रखा है वर्ड, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, प्रोसेसर इस समय तुम्हारे लिए 3 काम कर रहा है बेटा। वो तुम्हारी 3 फाइलों को अलग अलग हैंडल कर रहा है। ऐसे ही तुमने क्या किया, क्रोम खोला या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, तो वहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने अपनी 4-5 वेबसाइट खोल दी, समझ गए ना, 4-5 साइट तुमने ओपन कर दी। और ये होता ही है यूजुअली, तुम लोग जानते ही हो। तो तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं मैंने तो खाली एक ही प्रोग्राम खोल रखा है, कौन सा, क्रोम, बट ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए एक ऐसा ही है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो वहाँ के लिए क्या बन गई, 5 प्रोसेस, उसको 5 अलग अलग पेज हैंडल करने हैं। कहाँ से डेटा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, तो वो 5 प्रोसेस बन गए। जो देखो यहाँ जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि इवन इफ 2 प्रोसेसेस मे बी एसोसिएटेड विद सेम प्रोग्राम, यानी एक ही प्रोग्राम की जो 2 प्रोसेस हैं अगर वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज 2 सेपरेट एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेस, ठीक है। तो वो उनको दोनों को सेपरेटली बेटा यहाँ पे कंसीडर करेगा और अकेली यानी एक सिंगल प्रोसेस नहीं मानेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद फिर बताया गया है कि जो प्रोसेस होती है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। इनको अभी हम लोग आगे चल के इनके ऊपर बहुत सारी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसकी 4-5 पोर्शन दिखाए हैं। सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है, स्टैक, हीप। कुछ याद आ रहा है स्टैक और हीप सुन के, क्या याद आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर, सही है ना। ये तो हम लोग सी लैंग्वेज वगैरह में पढ़ते थे। और टॉपिक क्या है हमारा, डीएफ, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन बेटा ये साथ में टाइप ऑफ मेमोरी भी है, ठीक है ना। हीप भी एक मेमोरी है, एक स्टैक भी हमारा किस में आता है, मेमोरी में ही आता है। सबसे टॉप पे कौन दिखाई पड़ रहा है, स्टैक, ठीक है। और क्या देख रहे हैं, डेटा सेक्शन है, और सबसे नीचे क्या है, टेक्स्ट सेक्शन है। यानी पूरा जो प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो बेटा ये वाले पोर्शन, ठीक है। तुमने जो कोडिंग की है, तुमने जो सारे एक सपोज तुमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया, तो तुमने जितनी भी लाइनें टाइप की हैं वो सब कहाँ पे हैं, टेक्स्ट वाले सेक्शन में। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो सेक्शन है, ये देखिए सबसे पहले कौन सा है, टेक्स्ट सेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम कोड। फिर अगला सेक्शन क्या बताया इन्होंने, स्टैक, सबसे टॉप पे होता है। वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है हमको, अपने सारे जितने भी टेम्परेरी वेरिएबल हैं, या तुम अपने कोई भी जो फंक्शन तुमने बनाए हैं उसमें जो वैल्यू जो पास करते हो, तो वो सब हमारी टेम्परेरी होती हैं। और जो लोकल वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बनाते हो, तो यहाँ थोड़ा से प्रोग्रामिंग के टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। लोकल वेरिएबल है, ठीक है, पैरामीटर्स हैं, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं सबसे टॉप पोर्शन में। सबसे बात क्या है फिर, डेटा सेक्शन।
वहाँ पे क्या है, सारे ग्लोबल वेरिएबल रखे जाते हैं ना, तो बताया होगा ये देखो, कंटेनिंग ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे हम सारे अपने ग्लोबल वेरिएबल रखेंगे डेटा सेक्शन में। यहाँ पे सारे लोकल और टेम्परेरी वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। और फिर सबसे बताया गया है हीप वाला, ठीक है, जो क्या करता है कि प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है तो वो टाइम जितनी मेमोरी एलोकेट होती है या फ्री होती है वो सारी मेमोरी हमारी यहाँ पे मैनेज की जाती है हीप वाले सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो एक प्रोसेस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो मेनली मुझे 4 पार्ट देखने को मिले, इन पार्ट्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है, और किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे कभी भी 1 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। एक प्रोग्राम एंड प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है उसकी एक पूरी टेबल यहाँ पे बता दी है, हालांकि इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर ली है। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे मेन पॉइंट याद रखना है कि कोई भी प्रोग्राम जब तक सेकेंडरी मेमोरी में है, प्रोग्राम में है, पैसिव स्टेट में है, और जैसे ही मेन मेमोरी में जाएगा तो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल थी। इसके बाद फिर अब देखिए वो आ गया आपका पीसीबी, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, वही जो मैंने क्या बोला था, किसी भी प्रोसेस का आधार कार्ड है ये, ठीक है। बिना इसको दिखाए प्रोसेसर में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सुपरवाइज़र पहले खड़े हैं, जब वो तुम्हारा आधार कार्ड देखेंगे तभी तुमको आगे जाने देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं है, सीपीयू से टाइम पाना इतना ईजी नहीं है। और ये जो फिगर दे रखी है तो हम लोग अभी अभी देख के आए हैं ना, पहली स्लाइड में आपको ये फिगर देखने को मिल गई थी। तो क्या चीज़ होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो देखिए यहाँ पे सारी बातें बहुत अच्छे से बता रखी हैं कि ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑल्सो कॉल्ड अ टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो कहीं अगर ये टर्म यूज हो जाए तो उसको देख के परेशान मत होना बेटा। ये जो पीसीबी लिखा है, क्या पता ये लोग कहीं आपको ये लिख के दे दें टीसीबी, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, तो बात वही है, ठीक है। पीसीबी सिंपली सर्व एज द रिपोजिटरी फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट मे वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। इट कंटेन्स मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस इंक्लूडिंग दिस। तो मैंने बता ही दिया कि प्रोसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मिल जाती है। कौन कौन से सेक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे देख ही लिया आपने, हम सब ये सारी बातें कर चुके हैं। प्रोग्राम काउंटर, द काउंटर इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस स्टेट की प्रोसेस कौन सी न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, ये अभी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। आई होप कि शायद ये टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर ही होना चाहिए। रजिस्टर्स तुम्हें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं सीपीयू के, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, सीपीयू के जो बहुत ही नियरेस्ट जो मेमोरीज होती हैं, तो कौन कौन से तुमको चाहिए उनकी हमें बताइए क्या लिस्ट है। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि तो भाई तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे देखिए एक टर्म आ गया है प्रायोरिटी, थोड़ा सा इसके बारे में अभी बता दूं क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत कई बार होगा। कल हम लोग बात कर रहे थे पता किसके बारे में, अपनी प्रीवियस क्लास में मल्टीटास्किंग के बारे में, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा था हमने और मल्टीटास्किंग पढ़ा था, दोनों में क्या फ़र्क था याद है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग होती है, सबको अपना अपना टाइम शेयर मिलता है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, फिर प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे घूमता रहता है। तुम सोचो कहीं ऐसा हो 1, 2 फिर 4, 3 बाद में, ऐसा हो सकता है क्या, पर होना चाहिए। पहली बात तो होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कोई कोई टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सीक्वेंस नहीं फॉलो कर सकते भाई। तुम इंडिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, वीआईपी की लाइन जरूर होती है ना। और तुम अगर वीआईपी नहीं हो तो पैसे दे के वीआईपी टिकट मिल जाता है। मतलब तुम भी कभी भी चाहो तो वीआईपी बड़े आराम से बन सकते हो, बस खाली हमें क्या करना है, किसी मंदिर में जाना है, नामी मंदिर, ये नहीं कि मोहल्ले वाले में चले गए, वहाँ तो तुम हो ही वीआईपी, ठीक है, क्योंकि तुम ही जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कहीं पे भी जाओ, जैसे मैं अभी मैं यही देख रहा था, हाँ, अरे मैं
अभी जो 2 संडे गया था तो मैं यही कर रहा था, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर देख के आया, तो मैंने देखा सब जगह ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चलता है। कौन सा? कि भाई 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रेट है, आप जाइए काउंटर पे, टिकट लीजिए और आप क्या बन गए? वीआईपी। मतलब तुम यहाँ टांग लो, मैं वीआईपी हूँ, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? साइकिल कर देते हैं ब्रेक, है ना। ये कहानी है। तो मैंने क्या बोला, कंप्यूटर में भी है बेटा, कुछ काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम नहीं टाल सकते कि नहीं कि तुम कौन से नंबर पे हो, 9th नंबर पे हो। सपोज कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, गोली चलाने का टाइम हो गया है, कह रहा नहीं गोली तो नहीं चलेगी अभी, अभी 6-7 काम करने हैं तब तुम्हारा नंबर आएगा, तब तक तो मतलब जो है मामला साफ हो जाएगा, है ना। तो वेट, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी हैं जो वेट नहीं कर सकती, हमें उनके प्रायोरिटी बतानी पड़ती है, और ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बेटा हमें उसके आधार कार्ड में यानी पीसीबी पे ये भी बतानी कि तुम्हारी प्रायोरिटी कितनी है। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हारी सीपीयू शेड्यूलिंग, यहाँ पे जो बात हो रही है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझको तुम्हारी प्रायोरिटी पता चले। अगर तुम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो? जनरल, तो चुपचाप लाइन में लगे रहो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास वीआईपी लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो हम तुमको तुरंत यहाँ से निकालेंगे, लाइन से सबसे आगे खड़ा कर देंगे, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, आओ आगे बढ़ते हैं। क्या बात हो रही है फिर? मेमोरी मैनेजमेंट, 7:26, ठीक है। चलो ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं मुझे पता है आज किसी को नहीं जाना है, आज मुझको जाना है। 7:30 बजे देखो नीचे सब खड़े हो जाएंगे अभी आके, जब तुम नीचे उतरना, समझे ना। मतलब मैंने लोगों को टाइम रखा है कि ठीक 7:30 बजे आ जाना। अब मुझे क्या पता है कि ये जो सब 12 बंकी जाने वाले सब गायब हो जाएंगे आज वो घर पे, हमें बता देते हैं, हम 8 बजे बुला लेते हैं, है कि नहीं, चैप्टर खत्म करके जाते हैं। सही बात है, मुझे नहीं पता था ये। तो खैर ये देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें और बताएंगी। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि तुमको सीपीयू में कितनी मेमोरी चाहिए, कौन कौन सी, मतलब ठीक है, तुम्हारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, वो कितनी हमारी मेन मेमोरी पे मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक जावा का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में तुमने 4 इंटीजर वेरिएबल यूज किए हैं, तो यानी 4 × 4 मुझे 16 बाइट मेमोरी तो खाली किसके लिए चाहिए? अपने वेरिएबल के लिए चाहिए। तो ये बातें तुमको बतानी पड़ेगी। अभी भी हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं कि वहाँ पे क्या है कि वो हीप है, सारे स्टैक हैं, हमें अपने वेरिएबल की लिस्ट बतानी पड़ती है। या फॉर एग्जांपल अगर तुम वर्ड पे काम कर रहे हो तो तुम्हारी एक पेज का मैक्सिमम साइज कितना होता है, क्योंकि वो मुझे करना पड़ेगा रिजर्व। तुम भले केवल एक पैराग्राफ टाइप करना, लेकिन एक पेज के साइज के बराबर तो मुझे मेमोरी तुम्हारे लिए हमेशा रिजर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमको पीसीबी में बतानी पड़ती है, आईओ स्टेटस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ये फोटो है, ये फोटो क्या बता रहा है? हम लोग की जो ह्यूमन लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये एक न्यू बॉर्न स्टेट में हो, फिर एक किंडर गार्डन वाले स्टेज में आ गए, फिर थोड़ा और बड़े हुए प्राइमरी, फिर जूनियर, ठीक है, फिर कॉलेज, फिर मैरिड लाइफ, फिर बुढ़े हो गए, फिर गायब हो गए, आधार कार्ड खो गया, खत्म, ठीक। तो ये फिगर क्यों शो की है? सवाल ये है क्योंकि जो एक प्रोसेस होती है उसकी भी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें ये सारी स्टेट होती हैं बेटा। आई थिंक कि वही टॉपिक शुरू होने वाला है, और अगर वही शुरू होने वाला है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सही बात है, यही आ गया, मैंने कहा ना प्रोसेस स्टेट आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और 7:28 हो रहा है, कौन कौन सी है? अभी भागो नहीं, 7:30 तक पढ़ेंगे पूरा आज, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने बहुत टाइम का लॉस किया, वो 15-20 मिनट इन लोगों ने जो बर्बाद किए ना, नहीं तो हो जाता शायद। तुम ध्यान दो, यहाँ पे 5 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, बस खाली इनको ध्यान रखना, क्योंकि हम जो बात करेंगे अगली क्लास में वो इसी बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि कल तो क्लास है ना मॉर्निंग में, कल आधे घंटे तो पढ़ाई, मतलब कल ये चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। पहला स्टेट न्यू, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या होता है न्यू में, ये कल बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना पहला स्टेट होता है न्यू, यानी कि प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आ गया, यानी पैदा हो गई, प्रोसेस पैदा हो गई, ठीक है। रेडी, अब तुम्हारा आधार कार्ड वेरीफाई होगा, ठीक है। अगर तुम वैलिड हो
तब तुमको सीपीयू पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। रनिंग, तुम्हारा प्रोग्राम हम कोड रन कर देंगे और फिर तुमको टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ये 4 मेन स्टेट होती हैं। एक और स्टेट है बीच में लिखी हुई है, कौन सी? वेटिंग, कि भैया क्या कर रहा है कि तुम अपना अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा था, कोई एक वीआईपी आ गया। अब सोचो, सीपीयू तुम्हारा काम कर रहा था, क्या हुआ? वीआईपी आ गया, यानी तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आ गया, तो ये क्या करेगा? तुमको तुरंत उठा के बाहर वेटिंग में रख दिया जाएगा। और खराब चीज है कि तुमको फिर से घूम के रेडी स्टेट पे आना पड़ेगा और फिर तुमको सीपीयू से टाइम मांगना पड़ेगा। समझ गए कहानी? तो ये 5 स्टेट होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कल कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में ही मिलना है। अरे वाह, ठीक है, तो कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बेटा।